हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं शुभम महाजन, आपका जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आपको पता ही है फेस्टिव सीज़न अब हमारा ख़त्म हो गया है। जितनी हमने मस्ती करनी थी, जितने मज़े करने थे, जितनी मिठाइयाँ खानी थी, खा ली हमने। अब हम फिर से जो है अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स के लिए शुरू हो जाते हैं। तो अब से आपके लिए रोज़ एमसीक्यू सेशन जो है शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल अभी हम इंडियन पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं, तो मंडे से या ट्यूसडे से मोस्ट प्रोबेबली जब हमसे तैयारी हो जाएगी, हम इंडियन इकोनॉमी के भी एमसीक्यूज़ आपको करवाना शुरू कर देंगे। तो देख लीजिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, एमसीक्यू ऑन फंडामेंटल राइट्स। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। और एक चीज़ याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज़रूरी चीज़ हैं। ये तो आपको पता ही है। आप और कुछ कीजिए इंडियन पॉलिटी में, नहीं कीजिए, पर फंडामेंटल राइट्स आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं। आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल, बताइए कौन सा आर्टिकल होगा। 12 से लेकर 35 तक ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पहले की बात की जाए, जब पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना था, तब हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स होते थे, पर आर्टिकल नंबर 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमने डिलीट कर दिया था। ठीक है, और कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हमने किया था डिलीट, वो आपने बताना है। इतना मैं आपको बता दूं, 1978 का वो ईयर था। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 32 द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर ऑथराइज्ड टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत होती है, और जो हाई कोर्ट है वो हमारा कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बताइए द फंडामेंटल राइट्स आर, ऑप्शन नंबर ए जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल, फिर से हम वही बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 32 यू कैन मूव टू द कोर्ट्स। ठीक है, यू कैन मूव टू कोर्ट्स, मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट। ठीक है, जब आप फंडामेंटल राइट्स आपके छीने जाते हैं, तो आप कोर्ट में जब जा सकते हैं ना, उसी वर्ड को क्या कहा जाता है, जस्टिसिएबल। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दूं, डीपीएसपी जो होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। तो जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि जब आपके फंडामेंटल राइट छीने जाएं, आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं उसको वापस करवाने के लिए। ठीक है, आप अपने ऊपर लागू करवाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में जा सकते हैं, तो उसी वर्ड को क्या कहा जाता है, उसी टर्म को जस्टिसिएबल। चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। चलिए पहले इसका लास्ट से करते हैं। द क्रिप्स मिशन 1942 रेफर टू द फंडामेंटल राइट्स। ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1931 में हमारे सबसे पहली बार जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया था, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उस समय क्या थे, कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट थे। द अगस्त ऑफर 1940 इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल गलत है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद लाए गए थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेफर टू द फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमारा गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, द नेहरू रिपोर्ट विच वॉज प्रेजेंटेड बाय मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इट वॉज प्रेजेंटेड बाय मोतीलाल नेहरू एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ याद रखना, जब 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट अपने नाम पे ही दी थी, तब उन्होंने वहाँ पे सबसे पहली बार डिमांड की थी अंग्रेजी सरकार से कि आप हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स को क्या कीजिए, इंक्लूड कीजिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये फिर से हमने बताना है कौन सी सिचुएशन या कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से गलत है या सही है। द राइट्स आर क्लेम्ड ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। नो, इसका अगर उल्टा होता, अगर यहाँ पे लिखा होता द राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, तब हमारा बिल्कुल ठीक होना था, तो ये ऑप्शन गलत है। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट। नो, राइट्स आपके कोई प्रिविलेजेस नहीं है, ये आपके एक तरह का वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, चलिए बताइए
राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ये बिल्कुल ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपके खिलाफ कुछ गलत कार्रवाई करती है तब आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करके अपने आप को शील्ड कर सकते हो गवर्नमेंट के आर्बिट्रेरी एक्शन से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ना थोड़ा सा मैच करता है, ठीक है, पर ये प्रिविलेजेस नहीं है, ठीक है, ये प्रिविलेजेस नहीं है। प्रिविलेजेस का मतलब होता है आपको कोई स्पेशल बेनिफिट दिए जाते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे हक है। तभी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आना था। राइट सर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत होगा हमारा, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स बताइए फिफ्थ का क्या आएगा, कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये गलत है, ठीक है। कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। मे बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और एक चीज़ आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 20 और 21 तब भी, एक चीज़ याद रखना, जब आपके देश में फंडामेंटल राइट्स आपके सॉरी जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है ना, तब आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं। जो कौन कौन से होते हैं, 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। पर उसमें से आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 दे आर नॉट सस्पेंडेड, ठीक है, दे आर नॉट सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये चीज़ याद रखना आप। सारे फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान, कौन से इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल के साथ डील करती है, आर्टिकल नंबर 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है सारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं, पर आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 आपसे नहीं छीना जाएगा, ये पूरी तरह से गारंटी है आपको। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारा पार्ट 4A है, ठीक है, पार्ट 4A जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, और पार्ट 3 में क्या फ़र्क आएगा। ड्यूटीज़ का मतलब होता है ये आपके कर्तव्य हैं जो आपने देश के लिए करने हैं, ठीक है। 6 का बताइए क्या आंसर आएगा। राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज, राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ द सोसाइटी एंड ड्यूटीज, ये गलत होगा। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन, ये भी गलत होगा। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर है। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम ना कभी रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है, कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो हम कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे, तभी हमें क्या करना पड़ता है, हर किसी ऑप्शन को अच्छी तरह से देखना पड़ता है। क्यों, देखिए सबसे पहली बात, राइट्स हमें पता था पर्सनल, ठीक है, पर ये इंडिपेंडेंट नहीं ना होते सोसाइटी से। आपके पास राइट टू फ्रीडम है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप कुछ भी बोलते रहें, देश के खिलाफ बोलें, ठीक है, सरकार के खिलाफ बोलें, कुछ भी बोलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं ना हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत होना था, ठीक है। राइट्स नॉट ड्यूटी, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए ज़रूरी है उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो है हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी गलत होना था, और उसी तरह ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत होना था। चलिए, अंडर विच ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। बड़ा आसान है ये, आर्टिकल नंबर 12 to 35, ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 to 35। अब बात करते हैं कितने तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। सबसे पहले आएगा राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी हमारा सबसे पहले आएगा। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी पहले हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आना था, फिर हमारा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आने थे। गलती हो जाती है इंसान से कभी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और लास्ट में हमारा क्या आना था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 आता है। चलिए अब आगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसका ऑप्शन नंबर ए आना था, आर्टिकल नंबर 32 to 35, ठीक है। चलिए अब नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन अब्सोल्यूट लिमिटेशन टू द लेजिस्लेटिव पावर्स? बताइए, नाइन्थ का क्या होगा? बताइए कौन सा ऐसा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर पूरी तरह से लिमिटेशन लगाता है। देखिए इसमें क्या है, जब हमारे देश में क्या है, फेवरिज्म, ठीक है, फेवरिज्म की बात करते हैं, सरकार भी फेवरिज्म कर सकती है ना, तो वो चीज़ हमारे देश में कौन सा आर्टिकल उसको क्या कहते हैं, बैन करता है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल उसको बैन करता है कि आप किसी भी तरह की फेवरिज्म नहीं कर सकते हैं? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 14, जो हमारे देश में पूरी तरह से इक्वलिटी हमें देता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 9th का ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 14। चलिए 10th का बताइए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी, एसटी एंड एससी इज मेड? चलिए बताइए 10th का क्या आंसर आएगा? बताइए इसका क्या आंसर आएगा 10th का? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 15(5), ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 15 है उसका क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, उसके लिए हमारे देश में क्या है, पूरी तरह से प्रोहिबिशन है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे कि आर्टिकल नंबर 15(5) इसमें कैसे आएगा। आर्टिकल नंबर 15(5) के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये वही आर्टिकल है जो हमारे देश में एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में क्या करता है, रिजर्वेशन करता है, ठीक है। एजुकेशन में जो रिजर्वेशन करता है, वुमेन्स हो गए या ओबीसी, एससी, एसटी हो गए ना, उनके लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है हमारे देश में, आर्टिकल नंबर 15(5), ठीक है। चलिए आगे, और आर्टिकल नंबर 15(3), एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल नंबर 15(3) जो है पूरी तरह से किसके लिए, रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, दोनों कुछ कुछ मैच करते हैं, पर आर्टिकल नंबर 15(5) आपने याद रखना है, यही हमारा ओबीसी, एससी और एसटी के लिए यूज़ होता है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस, ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर? इसका मतलब ये है कि कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, जो भी लॉ बनाए जाएंगे यूनियन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का, वो आएगा आर्टिकल नंबर 13, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या कहता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो कभी भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो हमारे देश में, वो लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा, छीनेगा या उनको कुछ हद तक क्या करेगा, छेड़छाड़ करेगा उसके साथ, ठीक है। तो इसका आर्टिकल नंबर 13 आएगा। चलिए आगे, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग, तो इसका क्या आंसर आएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है ये, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर 13 जो है बनाया ही गया फंडामेंटल राइट्स को ऊपर करने के लिए, ठीक है। जब भी कोई ऐसा लॉ हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, उसने क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स के क्या कहते हैं, बंदिशों के अंदर रह के ही उसने लॉ बनाना है, ये आर्टिकल नंबर 13 उसको पूरी तरह से गाइडेंस देता है। चलिए 13th क्वेश्चन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू ए डिफरेंट कैटेगरी? कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए बिलोंग करता है, वो आता है आर्टिकल नंबर 19। अब आर्टिकल नंबर 19 क्यों आता है, क्योंकि ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, इट इज डिवाइडेड ऑन द 5 पार्ट्स, ठीक है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है, तभी क्या कहते हैं इसको, डिफरेंट कैटेगरीज का क्या किया हुआ है, इसका मिक्सचर बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। अब देखिए ना, ये वही आर्टिकल 19 है जहाँ पे राइट टू स्पीच आता है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, एक्सप्रेशन आता है, राइट टू असेंबली होता है, ठीक है, राइट टू असेंबली, आप अपनी असेंबली बना सकते हो वहाँ पे, एसोसिएशंस आप बना सकते हो, ठीक है, एसोसिएशंस आप बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, फिर उसके साथ आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो कितने तरह के जो है हमारे इंडियन को, एक ही आर्टिकल में कितने तरह के प्रोविजंस आपको दिए गए हैं, तो हमारा आर्टिकल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, आर्टिकल नंबर 19। चलिए
इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, बताइए इसका क्या आंसर होगा। मेरे को नहीं लगता मैं इसका आपको क्या कहते हैं जवाब देने की जरूरत भी पड़ेगी। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। राइट टू इक्वालिटी हमारा होता है 14 से लेकर 18 तक, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक। तो हमारा जो है राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल तक होगा, आर्टिकल नंबर ए 19 टू 22, ठीक है, 19 टू 22 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिड्यूस ए फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15। तो इन्होंने बोला है कौन सा ऐसा, ठीक है, कौन सा ऐसा एक्ट है या कौन सा ऐसा इसमें से जो ऑप्शन होगा जिसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से पावर दी कि आप क्या कीजिए, एक फंडामेंटल राइट जो है निकाल दीजिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बताइए इसका क्या आंसर। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, फिर मैं इसके बारे में आपके साथ बात करता हूं। इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, ए बी एंड सी ऑल टुगेदर। क्यों? क्योंकि एक चीज़ याद रखना, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट जो है ये हमारे क्या कहते हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में है। और सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स इकोनॉमी। जब मिक्स इकोनॉमी होती है तो वहाँ पे कभी भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपके देश में पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। ए रीड विद द आर्टिकल नंबर 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इसका बिल्कुल ठीक आएगा। तो आर्टिकल नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर ए आएगा या प्रोविजन है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 16A और 14A दोनों एक साथ। ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा सोचने मतलब समझने में गलती लगी। इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि ऐसा कौन सा ऑप्शंस में ये ओपिनियन है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देनी पड़ी कि फंडामेंटल राइट जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आएगा। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि हमारा जो है कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी पार्लियामेंट जो है कभी भी हमारे देश में किसी को भी मना नहीं कर सकते कि जो है आपको इक्वल प्रोटेक्शन जो है लॉ की मिलेगी, लॉ आपको हमेशा बचाएंगे। उसी तरह आर्टिकल नंबर 16 जो है हमारी पार्लियामेंट कभी भी किसी को मना नहीं कर सकती है कि आपको काम नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब्स में ही मिलेंगी या कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो ये सब कुछ मिलके हमारा ऑप्शन नंबर डी का आंसर जो है इसका आएगा। फिर से आपको बोल लूँ, 15th क्वेश्चन जो है ये बताता है कि कौन से ऐसे फॉलोइंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी थी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे 16 क्वेश्चन के ऊपर। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा जो हमारा आर्टिकल नंबर 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फंडामेंटल राइट है। किसके अंदर आता है ये, ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा 16th का। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी में जो हमारा आर्टिकल नंबर 15 है वो इसका आंसर आएगा। 14 से लेकर 18 तक क्योंकि हमारे राइट टू इक्वालिटी के साथ ही डील करते हैं। चलिए, इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड बाय 5 आर्टिकल्स दे आर। और आपको बता दूं ये 5 ही हैं, ठीक है। पहले तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 से लेकर 18 तक। अब ये क्यों 5 है बात करते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5। कुछ लोगों को लगता है कि ये राइट टू इक्वालिटी जो है उसके अंदर 4 आर्टिकल्स आते हैं और उसी चीज़ को मैनिपुलेट करके यूपीएससी हमसे क्या करता है, क्वेश्चन भी पूछता है इसके बारे में। चलिए आगे 18th क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बताइए 18th का क्या होगा हमारा आंसर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो बिल्कुल सही है। सोशल इक्वालिटी, इक्वली अपॉर्चुनिटी, 14, 15, 16 आप ऐसे कह सकते हो आर्टिकल्स के बारे में। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी नहीं करता है। चलिए 19th का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वो कौन से आर्टिकल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करेगा। चलिए बताइए 19th का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। आर्टिकल नंबर 24 ही है जो हमारा इसके साथ डील करेगा। आर्टिकल नंबर 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ क्या कहते हैं चिल्ड्रंस
प्रोहिबिशन ऑफ वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन इन द हैजार्डियस माइंस वगैरह, जो 14 साल तक का, हमारे देश में जब तक बच्चा 14 साल का नहीं हो जाता है तब तक आप उनको किसी भी तरह का काम पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन द आर्टिकल ऑफ, बताइए जो बच्चों के राइट्स हैं वो किस आर्टिकल में सेव होते हैं, जैसा कि हमने पहले किया आर्टिकल नंबर 24 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 23 भी क्या है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 जो है ये हमारा कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा आर्टिकल नंबर 21 है। तो आर्टिकल नंबर 21 कहता है कि कोई भी पर्सन जो है कभी भी डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी में, पर अगर कोई लॉ ने इन चीज़ों के लिए मना किया उसको तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, उससे डिप्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर लॉ लिखा हुआ जैसे कि आपने मर्डर के लिए सज़ा रखी हुई है तो वो फिर थोड़ी ना वहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स काम आएंगे। ठीक है, चलो इसको आर्टिकल नंबर 23 को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं ना हो सकती है, तो हमारा आर्टिकल नंबर 23 ही उसके साथ डील करता है। और उसके साथ जो है आर्टिकल नंबर 23 हमें फोर्स भी करता है कि आपने किसी भी तरह का फोर्स्ड लेबर किसी से नहीं करवाना है, या बेगार जिसको कहा जाता है। चलिए अब 21 के ऊपर चलते हैं। इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा, सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी। किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में कौन से जनरेशन जो है ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस की या ह्यूमन राइट्स की, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट्स अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इस प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 हमारे देश में पूरी तरह से हमें मना करता है कि हमने किसी भी तरह का किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, छूत अछूत का जिसको कहा जाता है लॉ। आर्टिकल नंबर 18 क्या है हमारा, प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स, आप किसी को भी कोई नाम नहीं दे सकते हो, सर्टिफाई नहीं कर सकते उनको। अगर गवर्नमेंट ने उनको कोई नाम सर्टिफाई किया हुआ है तो वो अपने नाम के आगे वो टाइटल लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। ये हमारा आर्टिकल नंबर 28 हमें कहता है, सॉरी 18 जो है हमें कहता है। चलिए 23rd, द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ऑप्शन नंबर सी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। चलिए 24th के ऊपर, ए कोर्ट कैन प्रिज्यूम दैट एनी एक्ट constituting offense was committed on the grounds of untouchability if such offense is committed in relation to। चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा 24th का, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट। अगर कोई शेड्यूल कास्ट वर्ग का कोई पर्सन है जिसके साथ आपने कुछ भेदभाव किया है तो आर्टिकल नंबर 17 को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको उसके लिए सज़ा भी दे सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। चलिए 25th के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वॉज अमेंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराजन केस। ठीक है, चलिए बताइए इसका। चलिए आपको एक चीज़ बता दूं, जो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम जो हमारा केस था ना, ये आप कह सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक लैंडमार्क भी है। ठीक है, लैंडमार्क है, क्यों, इसकी वजह से हमारा जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था, जो हमारे देश में या हमारे संविधान का सबसे पहला अमेंडमेंट जो है इस केस की वजह से ही हुआ है। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेट ऑफ मद्रास का जो है वहाँ पे सपोर्ट किया था। मद्रास में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट जॉब्स दी थी वहाँ पे। ठीक है, और पर वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर थी, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स या कॉलेज सीट थी वहाँ पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर जो है वहाँ पे केस चल रहा था, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मद्रास ने गवर्नमेंट का फेवर किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ पे जो है स्टेट ऑफ मद्रास को पूरी तरह से वहाँ पे लीगल ठहराया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस। चलिए बताइए 26 का क्या आंसर आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 19। एक चीज़ याद रखना, हमारे देश में जो प्रेस है कोई भी फोर्थ पिलर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो भी प्रिविलेजेस इंजॉय करती है वो हम हर भारतीय नागरिक के पास है। और कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 19 के अंडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर,
अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव बीन गारंटीड फंडामेंटल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कल्चरल राइट्स। चलिए बताइए 27th का क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 17, क्योंकि जो है हमारा आर्टिकल नंबर 17 किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में नहीं होने देता है। ठीक है, चलो आगे। द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड इन। जैसा पहले मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 19 में हमारा जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस है। अब हमने बताना है कौन सा आर्टिकल जो है उसके साथ डील करता है। आर्टिकल नंबर ए 19(1)(a), ठीक है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, जो हमारा 19(1) है वो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ पूरी तरह से डील करता है। चलिए 29th के ऊपर चलते हैं अब। इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए बताइए 29th का क्या आएगा हमारा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो है हमारा आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के अंडर पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा डील करता है। चलिए 30th के ऊपर, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया इसे, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, इट इज स्पेशली प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल नंबर 19(1)(a। ठीक है, 30th का क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 के ऊपर चलते हैं। एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा 31st का। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, घेराव ऑफिशियल्स आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। जब हमारे ये वाला जो प्रोविजन है जब ये होता है तो हमारे देश में किसी भी तरह का आप आर्टिकल नंबर 19 को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाय विच, ये देख लीजिए आप ऑप्शन एक बारी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स ए सिटीजन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मे नॉट बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। चलिए 32nd का बताइए क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी, अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म। जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं तब आपका ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह जो है नहीं आपसे छीना जाएगा। ठीक है, क्रिटिसाइज आप हमारे देश में पूरी तरह से कर सकते हैं। जब आप हमारे देश की सोवेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तब आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीना जाएगा। जब आप पब्लिक ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तब आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीना जाएगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच वाला पूरी तरह से आर्टिकल नंबर 19 आपसे छीना जा सकता है। और उसके साथ साथ हमारा इमरजेंसी का भी टाइम पीरियड जो होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4th ऑप्शन पे इमरजेंसी होता तो हमारे ऑल ऑफ द अबव जो है इसके आंसर आने थे। चलिए 33rd के ऊपर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 21। मैंने पीछे आपको किसी क्वेश्चन में बताया भी था। ठीक है, चलिए अब 34th के ऊपर चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सनल राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। चलिए इसका बताइए क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, देखिए जब किसी पर्सन के ऊपर जो है कोई केस वगैरह चल रहा होगा तब आप उसको रोक सकते हो बाहर से जाने के लिए। जैसे वीज़ा वगैरह उनका जो है रोक दिया जाता है कि इंटर स्टेट या इंटर स्टेट ट्रैवल नहीं होता, वो हमारा आर्टिकल नंबर 21 के अंदर जो है कवर होगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर द आर्टिकल 19(1)(d। ठीक है, और ये हमारे आर्टिकल नंबर 21 के साथ भी डील करता है। चलिए बताइए 35th का क्या आंसर आएगा हमारा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो हमारा 19(1)(d आर्टिकल है और उसके साथ आर्टिकल नंबर 21 के साथ भी ये जो है पूरी तरह से नेचर इसका डील करता है। 36 के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ द आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बताइए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल पनिशमेंट। अगर आपने आर्टिकल नंबर 21 नहीं किया है तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि मेडिकल एड जो है अगर आपने क्या कहते हैं डॉक्टर ने अगर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया तब आपको मेडिकल एड मिलेगी। सेक्सुअल हरासमेंट जो है अगर वुमेन के साथ हुई है तब आपको आर्टिकल नंबर 21 यूज़ होगा। और उसके साथ पॉल्यूशन जो है, इक्वालिटी ऑफ वाटर, अगर आप पानी को प्रदूषित कर रहे हो तब आप आर्टिकल नंबर 21 के तहत क्या कर सकते हो, आपको जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, ठीक है बताइए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू। चलिए बताइए इसका क्या आएगा। ये किसके सब्जेक्ट के अंदर या किसी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आएगा, ह्यूमनिज्म।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, ह्यूमनिज्म। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वेयरिंग ऑफ किरपान, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल नंबर 25 के तहत ही हमारे देश में किरपान जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, किरपान सिख कम्युनिटी रख सकती है ना, तो आर्टिकल नंबर 25 उनको पूरी तरह से इसके लिए लिबर्टी या परमिशन देता है। 39th, द आर्टिकल 25 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या राइट टू रिलीजन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक हमारे आर्टिकल्स इसमें इसके साथ डील करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। चलिए बताइए 40th का क्या होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 ये बिल्कुल ठीक है, हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग से क्या करता है, पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये भी बिल्कुल ठीक है। 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। आर्टिकल नंबर 29 फ्रीडम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, आर्टिकल नंबर 29। चलिए आपको आर्टिकल नंबर 29 बता देता हूं होता क्या है। ठीक है, ये है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर होगा। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहाँ पर ही ख़त्म होता है। 40 क्वेश्चन हमने आज किए, 40 हमारी कोशिश रहेगी आगे और किए जाएंगे, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया पार्ट 2 जो है इसका, ठीक है, पार्ट 2 जो हमारा 41 से लेकर अराउंड 80 या उसके आगे जो भी होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि क्या ये हमारी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए कि ताकि हर किसी का बेनिफिट हो सके, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको जो है मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं, पर इस वीडियो को अगर आपने फंडामेंटल राइट्स करने हैं अच्छी तरह से तो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।